हेलो एवरीवन। की टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किया था। आज हमारा टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि एक्चुअली रीजनिंग क्या चीज़ होता है। तो देखिए, रीजनिंग जो होता है वो कंक्लूजन ड्रॉ करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है या प्रोसेस है, जिसमें हम सेट ऑफ प्रीमाइसिस या इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ जानकारी होती है या जिसे हम एविडेंस बोल सकते हैं, उसके बेस पे हम जो कंक्लूजन निकालते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दोनों क्या होता है। इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करें तो ये जो होता है स्पेसिफिक टू जनरल की ओर चला जाता है। इसमें स्पेशल टू जनरल की ओर हम इसमें जाते हैं। मतलब स्पेशल जो सरकमस्टेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कि मोहन एक क्रिकेटर है। ठीक है, आप एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। देखिए, मोहन जो है यहाँ पे क्या है, क्रिकेटर है। ठीक है, एंड इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो मोहन जो कि क्रिकेटर है वो मैथ्स में अच्छा करता है। ठीक है, उसका मैथ जो है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा प्रीमाइसिस बोलता है कि सोमेश हु इज आल्सो क्रिकेटर एंड गुड इन मैथमेटिक्स। तो सोमेश भी क्रिकेटर है और वो भी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा है। तो इसके बेस पे सॉरी, एक कंक्लूजन, एक प्रीमाइसिस और है, रिंकी हु इज क्रिकेटर इज आल्सो गुड इन मैथमेटिक्स। तो रिंकी ये भी एक क्रिकेटर है और ये भी मैथ्स में अच्छा है। तो ये तीनों प्रीमाइसिस को पढ़ करके हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि क्रिकेटर्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। मतलब हमने एक को देखा कि मोहन अच्छा है, क्रिकेटर है, बट उसका जो मैथ्स है वो काफ़ी अच्छा है। फिर हमने सोमेश को भी देखा, वो भी क्रिकेटर होने के बावजूद मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से करता था। और रिंकी को भी हमने देखा। तो तीनों को हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद हमने एक पैटर्न बनाया कि बार बार एक ही चीज़ें हो रही है, मतलब ऐसा ही हो सकता है। तो पूरे जो क्रिकेटर्स हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे, ऐसा हमारा क्या है, कंक्लूजन है। जो कि हमने जो सरकमस्टेंस हमने देखा, जो भी हमारे पास जो प्रीमाइसेस थे, उसके बेस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो यही होता है एक स्पेसिफिक जो आप प्रीमाइसिस को ले करके जनरल आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। देखिए, किसी का नाम हम यूज कर रहे हैं वो स्पेशल चीज होता है। ठीक है, मोहन जो है, मैं यहाँ पे किसी स्पेशल पर्सन का नाम ले रहा हूँ तो वो स्पेशल हो गया। ठीक है, सोमेश यहाँ पे तो सोमेश भी किसी का नाम है, वो भी एक स्पेशल पर्सन है। रिंकी भी किसी स्पेशल जो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब तीनों जो प्रीमाइसिस हमने देखा वो स्पेशल थे और इसका जो कंक्लूजन निकाला वो जनरल कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। देखिए, क्रिकेटर्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हम यहाँ पे सारे क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो सारे क्रिकेटर्स जनरल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल की हम बात करें तो वो स्पेशल होगा। ठीक है, तो स्पेशल से कहाँ चलते हैं, हम जनरल की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, जिसमें हम जनरल टू स्पेशल की ओर चलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम सारे क्रिकेटर्स की बात करेंगे। ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि मोहन भी अच्छा है, सोहन भी अच्छा है, रिंकी भी अच्छी है। तो हम जनरल जो कंक्लूजन हमारे पास पहले होगा, उसके बाद हम जो है स्पेशल की ओर चलेंगे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे इंडक्टिव का, व्हेन द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रीमाइसिस इज प्रोबेबल ट्रूथ। देखिए, कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रीमाइसिस, है ना। कंक्लूजन जो है वो प्रीमाइसिस पर बेस्ड होता है। सारे कंक्लूजन प्रीमाइसिस पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ किसको पढ़ के करते हैं, तो प्रीमाइसिस को पढ़ के करते हैं। प्रीमाइसिस में क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनके बीच क्या संबंध है, उसी को देख करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो हमेशा कंक्लूजन बेस्ड होगा प्रीमाइसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो कैसा है, प्रोबेबल ट्रूथ है। जैसा हमने अभी देखा कि रिंकी भी मैथमेटिक्स में अच्छी है, सोमेश भी अच्छा है, मोहन भी अच्छा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन तीनों को देख करके जो कंक्लूजन निकाला है वो सर्टेन ट्रूथ नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है उसमें, वो खाली प्रोबेबल ट्रूथ है। वो हमने ऐसा माना हुआ है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि सारे क्रिकेटर जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छा करते होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हम जो चीज़ कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो 100% ट्रू ही होगा। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की खासियत है कि इसमें जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो 100% ट्रू नहीं होता, बल्कि आंशिक सत्य होता है, प्रोबेबल ट्रूथ होता है, संभावित सत्य होता है। ठीक है। वहीं अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग भी प्रीमाइसिस पर बेस्ड होता है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होता है, मस्ट बी ट्रू। तो ये हमेशा जो है सर्टेन 100% ट्रू ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एविडेंस देखते हैं उसमें जो कारण और संबंध को देखा जाता है कि प्रीमाइसिस और कंक्लूजन जो है उनके बीच में क्या संबंध है, और वो क्या एक दूसरे को फुलफिल कर रहे हैं, एक दूसरे का जो रीजन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सपोर्ट कर रहा है दैट मीन्स को 100% ट्रू ही होगा। यहाँ पे प्रीमाइसिस जो है अनट्रू भी हो सकता है। देखिए अनट्रू कहने का मतलब कि यहाँ पे अनलॉजिकल बातें भी की जा सकती है, जैसे हम सिलोजिज्म में यूज करते हैं अनलॉजिकल बातें, जैसे कि सभी इंसान हरे हैं, है ना, तो इंसान तो हरा नहीं होगा लेकिन हम उसको यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकली हम किसी भी चीज़ को सत्य मान सकते हैं, तो अनट्रू हो सकता है लेकिन वो लॉजिकल फॉर्म में रहता है, इसलिए उसको हमको ट्रू मानना पड़ेगा, अब वो 100% ट्रू होगा। ठीक है। अब हम फिर से इंडक्टिव का पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल होता है। ठीक है। तो इसमें हम कहाँ कैसे चलते हैं, पार्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर चलते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि सूक्ष्म से हम विराट की ओर जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए इसका सबसे पहला प्रोसेस ही होता है कि हम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम क्या करते हैं उसका पैटर्न बनाते हैं। उसके बाद उसमें पैटर्न बार बार हमने ऑब्जर्व कर लिया तो उसका एक हाइपोथेसिस बनेगा, और बाद में सारी चीज़ें चेक होने के बाद वो थ्योरी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल चलते हैं, छोटे से स्टार्ट करके हम कहाँ तक जाते हैं, बड़े। ठीक है। ब्रॉडर जो इसका हम कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे यहाँ पे जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर जस्ट अपोजिट होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच करने का मतलब कि स्मॉल जो सेगमेंट से होते हुए हम ब्रॉडर की ओर चलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए हम इसको एक बड़ा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इंडक्टिव रीजनिंग में, जैसे आप बीएड में जैसे क्लास लिया जाता है वहाँ पे एक मेथड होता है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव मेथड। तो जो टीचिंग में इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है कि एक टीचर जैसे क्लासरूम में आया तो सबसे पहले बच्चों को टॉपिक नहीं देगा कि आज का हमारा टॉपिक ये है, वो सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेगा। और एग्जाम्पल हमेशा क्या होगा, स्पेशल चीज़ होती है, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देना स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है। तो वो क्या किया, मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि आज मैं अपने कार से स्कूल आ रहा था, रास्ते में मुझे ट्रैफिक जो सिग्नल है वहाँ पे रुकना पड़ा, और ट्रैफिक सिग्नल जो है रेड हुआ तो मैं रुका, जैसे ग्रीन हुआ तो मैं आगे बढ़ा। आगे चल करके फिर मैंने ब्रेकर पे ब्रेक लगाया, जो उसका साइन था देख करके स्लो किया, स्पीड लिमिट किया। तो इस तरीके से अपने बच्चों को एग्जाम्पल देगा। तो उसके बाद फिर वो अपने टॉपिक पे आएगा कि आज का हमारा टॉपिक है परिवहन एवं यातायात। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया, मतलब कि स्पेशल से हम कहाँ पे आए, स्पेशल से हम यहाँ पे जनरल कंक्लूजन की ओर आए। ठीक है। तो यही होता है बॉटम अप अप्रोच, कि आप क्या करते हो, छोटे छोटे चीज़ों से हम ब्रॉडर की ओर चलते हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर हम चलते हैं। ठीक है। वही डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, पैटर्न होता है, उसके बाद तो आपका हाइपोथेसिस होती है और थ्योरी होती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो है ना, एक्चुअली इंडक्टिव रीजनिंग में हमें नए नॉलेज की प्राप्ति होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड। ठीक है। तो हमेशा हमें नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, और नया ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। जैसे न्यूटन
तो न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम कर रहा था, तो उसने देखा कि वो एप्पल का पेड़ था, ठीक है। तो पेड़ से जो है एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो नीचे गिर रहा है तो वो फिर देखा कि दूसरा एप्पल भी नीचे गिरा। उसके बार बार उसने देखा कि जो एप्पल है वो नीचे ही गिरता है। उसने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने से उसको पैटर्न पता चला कि हाँ, ये कोई भी चीज़ जो है ऊपर से नीचे ही आता है। तो उसने कुछ वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक करके देखा, तो वो भी ऊपर से नीचे ही आया। तो उसके बाद उसने हाइपोथेसिस बनाई कि कहीं न कहीं ये जो अर्थ है, नीचे सरफेस है, उसके अंदर ऐसी कोई जो फोर्स होगा जो किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे अपनी ओर खींचती है। तो उसने यहाँ पे ग्रेविटेशन का उसने एज्यूम किया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसको उसने क्या किया, हाइपोथेसिस बना लिया। हाइपोथेसिस को उसने फिर क्या किया, प्रैक्टिकली उसको प्रूव किया कि कोई भी चीज़ जो है ऊपर से नीचे ही आती है। उसके बाद उसने उसको थ्योरी में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे, उसका हाइपोथेसिस तैयार होगा, और फिर वो जब हाइपोथेसिस सारे प्रक्रियाओं से गुजर जाती है और जब हम उसको पूरी तरह से चेक कर लेते हैं और बार बार वही परिणाम मिलता है, तब वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिडक्टिव में जस्ट इसका अपोजिट चलता है। हम उस चीज़ों को, थ्योरी हमारे पास पहले होगा, पहले से एग्जिस्टेड जो थ्योरी रहेगा उस पे हम डील करते हैं, उसके फिर छोटे छोटे सेगमेंट में हम उसको तोड़ करके समझते हैं। तो ये जैसे इसका अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला कि न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड, नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है 2018 में, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे डिडक्टिव में क्या होता है, अननोन ट्रूथ इज सर्टिफाइड। अननोन ट्रूथ को यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाता है। कोई से भी अननोन जो सत्य है उसको यहाँ पे एविडेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं, तब वो 100% ट्रू होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग का भी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो अक्सर जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो आपका सिलोजिज्म में यूज होता है, ठीक है। जो सिलोजिज्म हम पढ़ते हैं वो अक्सर एग्जाम्पल है आपका डिडक्टिव रीजनिंग का। सॉरी, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बोलता है पोएट्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। कि पोएट जो होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, कवि जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं। और मोहन एक पोएट है, मोहन एक कवि है। तो इसके बेस पे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि मोहन जो है वो ईमानदार है या ऑनेस्ट है। पोएट ऑनेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। मोहन जो है वो एक पोएट है, तो मोहन क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है कंक्लूजन जो है वो सपोर्ट कर रही है प्रीमाइसिस को। तो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, ठीक है। A को हमने B माना, A बराबर B है और B बराबर C है। तो हम बोल सकते हैं कि A बराबर क्या है, यहाँ पे C होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि B बराबर C और B क्या माना है हमने, A को माना हुआ है। तो ये सिलोजिज्म में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये लॉजिकल रीजनिंग में दो टाइप हमने देखा। और देखिए, इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग, वीक या स्ट्रांग हो सकता है, या तो वीक होगा या स्ट्रांग होगा। इसमें जो भी प्रोमाइसिस होता है ना, या जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो या तो वीक होगा या स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, वो वैलिड या इनवैलिड होता है। वैलिड या इनवैलिड के रूप में हम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे पुराने साल का मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में था। यहाँ पे पूछा गया है कि वह तर्क जो दुनिया के बारे में नए तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगा। मैंने बोला था कि फाइंडिंग न्यू नॉलेज, न्यू ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो किसमें होती है, इंडक्टिव रीजनिंग में होती है। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडक्टिव आर्गूमेंट्स प्रोसीड्स फ्रॉम, कि इंडक्टिव आर्गूमेंट किस तरीके से चलता है। तो ये जो है पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की ओर जाता है। ये भी हमने पॉइंट में हमने देखा, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आ चुका है। अब अगला जो हम इंडक्टिव रीजनिंग का एक पार्ट देखते हैं जिसे बोलते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। तो ये भी इंडक्टिव रीजनिंग का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं एबडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, जब हम कुछ गेसिंग करते हैं, ठीक है, आधे अधूरे ज्ञान के बेस पे जब हम
कुछ गेसिंग करते हैं और उस गेस के बेस पे क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वी मेक एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस मतलब कि हम एक अपने कुछ अनुभव के आधार पे, है ना, गेसिंग करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसके बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इसी को बोलते हैं एब्डक्टिव रीजनिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक पेशेंट है, कोई मरीज है, तो उसे पता नहीं कि उसे एक्चुअली क्या बीमारी है। उसके पास सिम्टम्स तो उसे आ रहे हैं, बट उस सिम्टम्स का मतलब उसे पता नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर क्या करता है, उस सिम्टम्स को देखता है, उससे पूछता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको क्या ठंडी लगती है या शरीर गर्म रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उस सिम्टम्स के बेस पे वो क्या करेगा, एक सजेस्ट करेगा कि आप ये मलेरिया का टेस्ट करा लो, शायद आपको मलेरिया हो सकता है। तो अभी उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी ही जानकारी है। हो सकता है उससे कोरोना हुआ हो, क्योंकि है ना, जिस तरीके से बताया कि हाथ पैर में दर्द होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी श्योर नहीं है डॉक्टर, ठीक है, बट उसने बोला कि आप कोरोना का टेस्ट कराइए, शायद ये कोरोना हो सकता है। तो यहाँ पे आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर जो हम भविष्य की कल्पना करते हैं, या जो हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या गेसिंग करते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एब्डक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। चौथा रीजनिंग होता है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी यहाँ पे मैंने नहीं बनाया हुआ है, तो यहीं पे आपको समझा दूँ। देखिए एनालॉजी क्या चीज़ होता है, एनालॉजिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एनालॉजिकल मतलब होता है आपका समरूपता, इसको हम बोल सकते हैं समरूपता। ठीक है, देखिए समरूपता किसे कहेंगे, जब आप दो चीज़ों की उसके समानता या उसके रूप की जो संरचना है या आधार है, गुण है, क्वालिटी है, उसके बेस पे आप उनकी तुलना करोगे। जब दो चीज़ों की तुलना, उनकी समानता, गुण, रंग, धर्म, साइज, है ना, इन सारी चीज़ों के बेस पे तुलना की जाती है, वहाँ पे समानता होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम तुलना करते हैं एक डॉक्टर की, जो डॉक्टर के पास जो वो इंजेक्शन लगाता है ना, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। ठीक उसी तरह से एक टीचर जो होता है वो अपने ज्ञान से जो है बच्चों का डायग्नोसिस करता है। ठीक है, डॉक्टर किससे करता है, वो तो इलाज करेगा अपनी दवाई से या जो भी उसके पास इंजेक्शन है या टैबलेट से। लेकिन जो टीचर है उसके पास क्या ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है। तो दोनों के बीच में समानता यहाँ पे की जा रही है ना, कि वो किस तरीके से डायग्नोसिस करता है, कैसे वो इलाज करता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे समानता के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो पृथ्वी है, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है, ऐसा एक छोटा सा गोला है, जैसे बाजरे के खेत में एक छोटा सा दाना, है ना, बाजरे के खेत में एक छोटा सा दाना, मतलब बाजरे का खेत तो इतना बड़ा है, उसमें खाली एक छोटा सा दाना होने की संभावना ऐसा है जिस पूरे ब्रह्मांड में खाली पृथ्वी पर ही जीवन का पाया जाना, है ना। तो यहाँ पर भी समानता की जा रही है। तो इसमें समानता या जो समानता के आधार पे तुलना करते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए हम ये जो आर्गुमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। आर्गुमेंट मतलब भी वो तर्क करना ही होता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले प्रीमाइसिस हम देखते हैं। अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रीमाइसिस, तो प्रीमाइसिस का मतलब होता है जो दिए गए अभिकथन होते हैं। इसे विज्ञप्ति बोलते हैं, अभिकथन बोलते हैं, या कथन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन होते हैं, ये कथन जो है किसी आर्गुमेंट में किया जाता है, ट्रूथ को ढूंढा जाता है। वो जो या तो मतलब जो उसकी सत्यता है उसको प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो सत्यता को प्रमाणित किया जाता है कि वो सत्य है या नहीं है। तो प्रीमाइसिस क्या होता है, हमारे आधार वाक्य होते हैं जिसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इवन दो कि अगर वो प्रूवन नहीं भी रहेगा तब भी हम उसे
एज्यूम मान के चलेंगे कि वो ट्रू ही है, ठीक है। जैसे कोई भी अनलॉजिकल प्रीमाइसिस दे दिया कि सभी तोते बंदर हैं, तो यहाँ पे सभी तोते तो बंदर नहीं होंगे, बट हमें जो है लॉजिकली उसको क्या मान के चलना है कि ये ट्रू ही है, सभी तोते हाँ बंदर ही होते हैं। तो ये प्रीमाइसिस होते हैं, जो अभिकथन या आधार वाक्य होते हैं वही प्रीमाइसिस होते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन क्या होता है, हमारा निष्कर्ष होता है। जो भी प्रीमाइसिस को पढ़ करके हम जो कंक्लूजन निकालते हैं या जो हमारा निष्कर्ष होता है वो हमारा निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये एविडेंस पर बेस्ड होते हैं। हम जो एविडेंस को देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं, उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन पे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, वी नीड टू गेट आउट, जैसे पानी गिरने वाली तो हमें जाना होगा। यू शुड बाय दिस कार, ये कार काफ़ी सस्ती मिल रही, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये इसके निष्कर्ष होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्फेरेंस की। इन्फेरेंस को बोला जाता है यहाँ पे अनुमान, ठीक है, अनुमान लगाना। तो कोई भी कंक्लूजन जो होता है अनुमान के आधार पर ही निकालते हैं, जो एविडेंस हम देते हैं, ठीक है। तो ये अनुमान लगाना होता है। अब देखते हैं जो कैटेगरिकल प्रीपोजिशंस हैं सिलोजिज्म में। तो देखिए इसमें क्या क्या जो टर्म्स होते हैं, ठीक है। देखिए टर्म इसमें 4 टाइप के होते हैं। कोई से भी एक आधार वाक्य, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल डोर्स आर विंडोज, सभी दरवाजे यहाँ पे क्या है, खिड़कियाँ हैं। तो ये पूरा पूरा एक क्या है, आधार वाक्य प्रीमाइसिस है। अब इसमें अलग अलग हम एक एक वर्ड को देखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑल को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर बोलेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी बता रहा है कि ऑल सभी है, कुछ है कि कोई नहीं है, कितनी मात्रा है, उसकी क्वांटिटी बताती है, ठीक है। तो क्वांटिफायर मतलब क्या हुआ, जो क्वांटिटी बताती है वो कितनी मात्रा में है, ठीक है। अगला जो है डोर। डोर यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जाती है। इस पूरे आप देखिए कि ये पूरे आधार वाक्य में डोर के बारे में बात की जा रही है कि सभी डोर जो है विंडो हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, डोर के बारे में। आर, आर क्या होता है यहाँ पे, कॉपुला बोलते हैं। कॉपुला का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। किससे जोड़ने वाला, तो प्रेडिकेट से जोड़ने वाला। प्रेडिकेट जो होता है विधेय जो होता है, विधेय उसे हम बोलेंगे जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। प्रेडिकेट किसे बोलेंगे, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की विशेषता क्या बता रहा है, विंडो, कि सभी डोर कैसे हैं, विंडो हैं, खिड़कियाँ हैं, ठीक है। सभी डोर यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, तो खिड़कियाँ इसके क्या हो गए, विशेषता हो गई, तो वो प्रेडिकेट होगा। तो आर जो है, कॉपुला जो है, दोनों के बीच में संयोजन का काम करता है, संयोजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे, उसी को थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। क्वांटिफायर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणक, ठीक है, मात्रा बताता है। टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की क्वांटिटी को ये बताता है, कितनी क्वांटिटी है, जैसे ऑल, सभी, नो, नन, सम, मोस्ट, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर होगा। सब्जेक्ट जिसे हम उद्देश्य पद भी बोलते हैं, या विषय, ठीक है, या कर्ता भी हम बोलते हैं। सो इट इज़ अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे डोर, तो डोर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। कापुला संयोजक, जोड़ने का काम करता है, किसको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो आर हो गया, इज हो गया, ये जोड़ने का काम करता है, इसे हम बोलेंगे कॉपुला। उसके बाद है प्रेडिकेट, इसे हम बोलते हैं विधेय। इट टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। अब बात करते हैं टर्म। टर्म क्या होता है, एक पद, कोई सा भी एक लाइन दिया रहता है, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, या हमने देखा कि अभी सभी जो डोर हैं वो दरवाजे हैं, वो पूरा का पूरा उसको हम टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। आधार वाक्य, टर्म, पद एक ही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म, या इसे हम मध्य पद बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशनशिप बनाता है दो स्टेटमेंट के बीच में।
तो मिडिल टर्म जो होता है कॉमन वर्ड होता है जो दोनों में पाया जाता है। मान लीजिए कि दो प्रीमाइसिस हैं, एक पहला पद है दूसरा पद है, दोनों में जो कॉमन शब्द रहेगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ रहेगा वही मिडिल टर्म है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, मिडिल टर्म हम किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है, कि नो म्यूजिशियंस आर जापानीज एंड ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियंस, नो बार्बर्स आर जापानीज। तो देखिए दो प्रीमाइसिस है यहाँ पे, पहला प्रीमाइसिस और ये दूसरा प्रीमाइसिस, तीसरा वाला जो है ये कंक्लूजन है। तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म जानना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा चीज़ है, यहाँ पे म्यूजिशियंस है, यहाँ पर भी म्यूजिशियन है। तो यही जो म्यूजिशियंस हैं यही जो है दोनों में कॉमन है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मिडिल टर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशंस के क्या क्या टाइप होते हैं। तो एक जो होता है वो है कैटेगरिकल प्रीपोजिशन, जिसे हम निरपेक्ष वाक्य बोलते हैं। तो ये क्या होता है, दीज एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विदाउट एनी कंडीशन। तो बिना कंडीशन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में जो रिलेशनशिप बताया वो आपका कैटेगरिकल प्रीपोजिशन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सारे जो पक्षी हैं वो जानवर हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इफ लगा होता तो यहाँ पे कंडीशन होता, लेकिन यहाँ पे कोई इफ नहीं लगा है, इसीलिए ये हमारा कैटेगरिकल प्रीपोजिशन है बिना कंडीशन का। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं दूसरा, हाइपोथेटिकल प्रीपोजिशन, परिकल्पित तार्किक वाक्य। तो देयर इज कंडीशन, ठीक है, कंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बेस पे ही यहाँ पे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ इट रेन्स स्टूडेंट्स विल नॉट कम फॉर क्लास, कि यदि रैन पानी गिरता है तो स्टूडेंट जो है क्लास नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे इफ बोल रहा है कि यदि पानी गिरेगा, यदि है ना, तभी स्टूडेंट क्लास नहीं आएंगे। तो एक कंडीशंस है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन होता है। तीसरा जो होता है वो होता है डिसजंक्टिव प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, जो असर्शन है, ठीक है, उसका अल्टरनेशन होता है। यहाँ पे अभी कथन का अदला बदली होती है, दो में से एक चीज़ आपको यहाँ पे चूज करना रहता है, आइदर, ठीक है, या और। तो दो में से एक चीज़ जब हमको चॉइस करने के लिए दी जाती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा, तो इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव फंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। उसके बाद देख लेते हैं हम मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देख लीजिए मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म, थोड़ा सा इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए मेजर टर्म जो होता है वो इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन होता है उसका ये प्रेडिकेट होता है, एंड फाउंड इन द मेजर प्रीमाइसिस। और कहाँ पाया जाता है, मेजर प्रीमाइस में। पहला जो प्रीमाइस होता है उसे बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, दूसरा जो प्रीमाइस होता है उसे बोलते हैं माइनर प्रीमाइस, और तीसरा जो होता है उसे हमेशा कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्रीमाइस होगा और तीसरा कंक्लूजन होता है। ये स्ट्रक्चर है आपका सिलोजिज्म का, जिसमें दो प्रीमाइस होते हैं और एक तीसरा जो है कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो पहला प्रीमाइस को बोलते हैं मेजर टर्म, दूसरे को बोलते हैं हम माइनर टर्म और तीसरे को कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, किसमें ये पाया जाएगा, देख लीजिए कि ये किसमें पाया जाएगा। तो ये जो है मेजर टर्म में पाया जाता है। मेजर टर्म, मेजर जो है ना, प्रीमाइस में पाया जाएगा। इट इज़ यूजुअली इंडिकेटेड बाई पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। अगला देखते हैं माइनर टर्म। अभी इसको जस्ट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो ये क्या होता है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म। तो जो कंक्लूजन होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उसे ही हम माइनर टर्म बोलेंगे। ठीक है, और माइनर टर्म जो है कभी भी कंक्लूजन में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये जो है माइनर टर्म माइनर प्रीमाइस में पाया जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म अकर्स इन प्रीमाइसिस बट नॉट इन कंक्लूजन। सॉरी, माइनर टर्म नहीं, यहाँ पे मिडिल टर्म जो है वो जो है कंक्लूजन में नहीं होता। पहले दो प्रीमाइसिस में पाया जा सकता है, पहले दो प्रीमाइसिस में तो कॉमन होगा, लेकिन तीसरे जो प्रीमाइसिस है या जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं उसमें कभी भी आपको मिडिल टर्म नहीं दिखेगा।
अगर मिडिल टर्म कभी गलती से कंक्लूजन में आ गया तो वहाँ पर फैलेसी हो जाएगी, एरर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा था कि म्यूजिशियन जो है इन दोनों में कॉमन था, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन क्या म्यूजिशियन आपको इस कंक्लूजन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मिडिल टर्म है वो खाली प्रीमाइसिस में आकर होता है। प्रीमाइसिस मतलब पहला और दूसरा, इनके अलावा कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगा। तो मिडिल टर्म हमेशा प्रीमाइसिस में ही पाया जाता है, ना कि कंक्लूजन में। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई थिंक अभी आपको मेजर, माइनर और मिडिल टर्म समझ में आया होगा। अब इसी को हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म कौन सा है। तो इसमें हम मेजर टर्म पता करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है मेजर टर्म कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मेजर टर्म हम इसमें कैसे पता करेंगे। मेजर टर्म क्या होता है? किसी भी कंक्लूजन का जो है प्रेडिकेट होता है। मेजर टर्म हमेशा किसी कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा। तो कंक्लूजन हमारी ये लास्ट वाली जो लाइन है, तीसरा जो प्रीमाइसिस है वो कंक्लूजन है। तो इस कंक्लूजन का प्रेडिकेट मेजर टर्म हो गया। मेजर टर्म जापानीज है। माइनर टर्म जो होता है वो कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? बार्बर है। तो बार्बर क्या हो जाएगा? माइनर टर्म हो जाएगा। तो हमने दो टर्म यहाँ पे ढूंढ लिए, ठीक है। और मिडिल टर्म हमने क्या ढूंढा था? मिडिल टर्म हमने यहाँ पे म्यूजिशियन ढूंढा था। तो म्यूजिशियन जो है यहाँ पे मिडिल टर्म होगा, जो कि दोनों में पाया जाता है। पहले दो प्रीमाइसिस में पाया जाएगा, जबकि ये कंक्लूजन में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जापानीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेजर टर्म होगा, और माइनर टर्म हो जाएगा यहाँ पे बार्बर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रेडिकेट है ना, वो पहले प्रीमाइसिस के प्रेडिकेट के रूप में पाया गया है, और ये जो माइनर टर्म है वो दूसरे प्रीमाइसिस के सब्जेक्ट के रूप में पाया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। चलिए एक दूसरा टॉपिक लेते हैं यहीं पे। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स। तो टर्म्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनडिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो इसके लिए समझते हैं। देखिए ऑल जो होता है वो कैसा होता है? तो ऑल जो होता है वो पूरी तरह से सकारात्मक होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहने का मतलब पूर्णतः जो है ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑल में जो है सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑल ए इज़ बी, सारे ए जो हैं बी है। तो सारे जो ए हैं वो किसका हिस्सा है? बी का हिस्सा है। तो ए तो पूर्णतः है ना, सब्जेक्ट पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पूरी तरह से बी का हिस्सा है। ए जो है पूरी तरह से बी में समाया हुआ है। तो ए पूरा का पूरा यहाँ पे इसको वितरित किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ना कि प्रेडिकेट। बी कहाँ प्रेडिकेट हो रहा है? बी तो समाया, मतलब बी तो उसको रखे हुए अपने में, है ना। तो बी को हम नहीं बोल सकते कि बी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ओनली सब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं जो पूरी तरह से विलुप्त होता है, पूरी तरीके से जो पूर्णतया जिसको हम बांट सकते हैं, पूरी तरह से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही ऐसा है जो पूरी तरह से बढ़ जा रहा है, ठीक है। वही नो की हम बात करें, मतलब जो ई वाला स्टेटमेंट है, ई में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नो वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ए और बी दोनों अलग अलग, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए जो है बी नहीं है, लेकिन दोनों अपने आप में पूर्णतः है। यहाँ पे दोनों अपने आप में पूरे हैं, दोनों अपने आप में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। जो पूरा होता है अपने आप में उसी को हम बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी अपने आप में पूरा है, और यहाँ पे प्रेडिकेट भी अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रेडिकेट भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, आई, जिसे हम बोलते हैं सम। इसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सम के केस में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए इज बी,
तो कुछ ए जो हैं वो बी होते हैं। तो बीच वाला हिस्सा अब देख रहे हैं तो आधा आधा शेयर हो रहा है, कोई अपने आप में पूरा नहीं है। तो कोई अपने आप में पूरा नहीं है, इसी वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूर्णतः नहीं होगा। तो कोई भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो सम में ना तो प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और ना ही सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम नॉट की। ओ वाला जो स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या होता है, खाली प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि सम ए इज़ नॉट बी। तो ए वाला जो कुछ हिस्सा है ना वो बी का हिस्सा नहीं है, लेकिन बी तो अपने आप में पूरा है ना, तो बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन ए क्योंकि आधा ही हो रहा है, तो आधा है तो पूर्ण नहीं है, तो इसीलिए जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, खाली प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं। ऑल में खाली सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नो में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सम में किसी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सम नॉट में प्रेडिकेट का ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस पर जो एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कैटेगरिकल प्रीपोजिशन। तो इनके क्वेश्चन को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ट्रू है। ठीक है, कौन सा रेफरेंस है कैटेगरिकल प्रीपोजिशन का। देखिए पहला बोलता है सम बर्ड्स आर मैमल्स। कुछ वाला केस है, कुछ मतलब आई। तो आई वाले में क्या था कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, सम बर्ड्स आर मैमल्स इज अ पर्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या पर्टिकुलर अफर्मेटिव है? जी हाँ, सम है, नॉट नहीं लगा है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, बिल्कुल सही। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट सब्जेक्ट टर्म एलोन। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टर्म को एलोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमने तो देखा कि ये ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और न ही प्रेडिकेट को करता है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही आंसर नहीं होगा। अब बी को पढ़ लेते हैं। बी में क्या लिखा है, सम बर्ड्स आर मैमल्स इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। क्या ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है? जी बिल्कुल, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव ही है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स प्रेडिकेट टर्म ओनली। तो ये क्या खाली प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से सम की बात की जा रही है और सम में हमने देखा कि ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही सब्जेक्ट को करता है ना ही प्रेडिकेट को करता है। तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सी को पढ़ लेते हैं। सम बर्ड्स आर मैमल, तो ये भी सम का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है बोथ सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टर्म, दोनों को करता है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि दोनों को नहीं करता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा को हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि सम बर्ड्स आर मैमल्स इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये तो ठीक बोल रहा है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट नाइदर सब्जेक्ट नाइदर प्रेडिकेट, ना तो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ना ही जो है प्रेडिकेट को करता है। तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।